बच्चे मोबाइल की डिमांड करते हैं, हाँ, तो किस एज में उनको मोबाइल दिलवाएं या किस कक्षा में उनको मोबाइल दिलवाना सही रहता है? और अगर लत पड़ जाए किसी बच्चे को या हैबिचुअल हो जाए तो उससे वो डील कैसे करें? कितनी खबरें आती हैं कि बच्चे ने फ़ोन के माध्यम से आईएएस क्लियर किया, यूपीएससी क्लियर किया, या अच्छा पेंटर बना, अच्छा डांसर बना, अच्छा सिंगर बना। टीन एज जो होती है सर, बच्चा सबसे ज्यादा चंचल इसी एज में होता है। और पेरेंट्स टीन एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाँ, किशोरावस्था, हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स को भी सबसे ज्यादा दिक्कत इसी टाइम पर आती है कि वो बच्चे से डील कैसे करें। साइंस कहती है कि इस एज में आपके अंदर हार्मोन सबसे ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। इस उम्र में बच्चे को टोका टोकी ज़्यादा पसंद नहीं होती। किसी न किसी तरीके से टीचर को अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चा उनसे दूर ना जाके उनके पास आए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या वो नॉलेज है या इको सिस्टम है, उससे बच्चे को हमेशा ऐसा फील होता है कि वो रट रहा है चीज़ों को। हमारे समाज के क्रीमी लेयर बच्चे होते हैं, टॉप लेयर बच्चे होते हैं, जिनको हम ब्रिलियंट बोलते हैं या इंटेलिजेंट बोलते हैं, उनके ऊपर सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है कि आपको साइंस लेनी है। नमस्कार, आप कैथलबैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। हमारा समाज अब तक उतना प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील नहीं हो पाया है जितना उसे आज के समय में होना चाहिए। और जब इन सब चीज़ों के मूल के बारे में अध्ययन किया जाता है तो एक खास चीज़ देखने को मिलती है, वो है सही शिक्षा का अभाव। क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद खासकर सही गाइडलाइन ना मिल पाना भी बच्चों में सही शिक्षा का अभाव ही माना जाएगा। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद हैं मास्टर मनदीप कुंडू, जिनका मानना है कि परमात्मा ने अगर आपको कोई खास क्षमता, योग्यता, कुशलता या कोई खास उपलब्धि दी है तो उसका उपयोग अपने आसपास के माहौल को, अपने समाज को बेहतर बनाने में करना चाहिए। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं चाहूँगा एक बार आप संक्षिप्त में, क्योंकि आप शिक्षक तो हैं ही, जी। एक बार यहाँ तक के पड़ाव के बारे में जिक्र कीजिए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और अब आगे का क्या इरादा है? मेरी जो शुरुआती शिक्षा है वो हमारे गांव से ही हुई है। और बस 1 साल के लिए मैं 11th में इलाहाबाद वाली क्लास में गया था। उसके बाद 12th और उसके बाद आरकेएसडी से मैंने बीएससी की है, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं उसमें 11th में और 12th के बाद कोचिंग लेने के लिए कोटा गया था। और वहाँ जाने के बाद मैंने ये फील किया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें उसकी जो रूट है, उसकी जड़ों में ही क्रैमिंग है, रट्टा है। मतलब आप रोट लर्निंग बोलते हैं जिसको विशेषज्ञ, कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या वो नॉलेज है या इको सिस्टम है, उससे बच्चे को हमेशा ऐसा फील होता है कि वो रट रहा है चीज़ों को। उसके बाद मुझे अवेयरनेस आई और दोबारा से मैंने अपना एक नया जीवन शुरू किया। उसके बाद बीएससी, एमएससी, बीएड, और जैसा कि आप जानते हो कि बीएससी के दौरान से ही मैंने पैरेलल ट्यूशन टीचिंग शुरू कर दी थी और ट्यूशन का फिर एक अच्छा खासा अनुभव। और उसके बाद फिर एमएससी के बाद जैसे ही मेरा ये हरियाणा में टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है स्टेट, वो क्लियर करने के बाद 2023 में जैसे ही टीचिंग की वैकेंसी आई तो पहली वैकेंसी में ही मेरा साइंस टीचर के रूप में सिलेक्शन हो गया। और आज मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगदू में टीजीटी साइंस के जो पद है साइंस का टीचर का, उसके ऊपर कार्यरत हूँ। अब आपका इरादा भी है कि जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिस माहौल से मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, अब गांव और समाज को मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? अजय जी, जैसा मेरा प्राइवेट सेक्टर में भी अनुभव रहा है, मैंने टीचिंग की है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैं लगभग 1 साल के करीब अभी होने वाला है, उसका भी अनुभव है, और खुद का पर्सनल ट्यूशन का भी अनुभव है। उसके अकॉर्डिंग मेरे को सबसे बेसिक नीड क्या लगती है कि जैसा हमारी सरकार भी सोचती है। अभी हमने देखा है कि अब हमारे पास एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। उससे पहले 1968 में पहली पॉलिसी थी, उसके बाद 86 में थी, और अब हमारी पॉलिसी जो आई है वो 34 सालों के बाद 2020 आई है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है कि सबसे जो बेसिक चीज़ उसमें डाली गई है कि बच्चे को जो उसकी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, उसकी मदर टंग में हो, उसकी जो मातृभाषा है उसमें हो। और हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर शुरुआत से ही एक इंग्लिश मीडियम का प्रेशर थोपा जाता है, और वो इंग्लिश मीडियम इस हद तक है कि बच्चे को अब 52 पता है लेकिन 52 के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। मतलब उसकी जो रट्टा की जो अभी हुआ है, रट्टे करने की जो अक्षमता है, उसी के ऊपर वो काम कर रहा है। उसने अभी तक इस चीज़ को नहीं सीखा कि मैं किस तरीके से अपने आसपास से एजुकेशन को जोड़कर, अपने आसपास के माहौल से जोड़कर मैं उसको पढ़ सकता हूँ। तो मेरा सबसे पहला यही है कि जहाँ भी कोई भी शिक्षक है
मतलब वो लग चुके हैं या वो प्राइवेट में टीचिंग है या गवर्नमेंट टीचिंग है, भले ही आप पहले लग चुके हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी सभी के पास उसकी हार्ड कॉपी हो और उसका गहन अध्ययन हो। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब एजुकेशन पॉलिसी बनती है उसमें हमारे पूरे देश के विशेषज्ञों ने मिलकर उसको बनाया है। उसमें ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल में लेकर बच्चों तक सबकी राय उसमें शामिल की गई है। और उसमें ये चीज़ फैक्ट के साथ बताई गई है कि किस स्टेज पर किस तरीके से बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। उसने मान लिया है कि हमारी जो पहले एजुकेशन थी उसमें हम क्रैमिंग करते थे, उसमें हम रट्टा करते थे, हम रट्टा लगाते थे। अब उन्होंने ये भी मान लिया है कि हमारी जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी लिटरेसी और न्यूमरेसी, हमारी जो लैंग्वेज की क्षमता है और हमारी जो संख्या है, मतलब बेसिक मैथ है, उस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। इसलिए अब 10+2 ना होके, पहले एजुकेशन सिस्टम 10+2 का था, लेकिन अब वो हो गया है 5+3+3+4। इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ कि पहले के 5 साल होते हैं, वो अब एजुकेशन जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि पहले जो 5 साल हैं उसमें हम वो बाल वाटिका बोलते हैं या हम उसको आंगनबाड़ी बोलते हैं, कि बच्चा 3 साल से ही स्कूल में, मतलब आंगनबाड़ी में, बाल वाटिका में या प्ले स्कूल में जाना शुरू करेगा। और वहाँ वो कोई एग्जाम नहीं होगे, सिर्फ वो खेल खेल में सीखेगा। और सीखेगा क्या? उसकी स्किल, मतलब बोलना या हल्का फुल्का लैंग्वेज का ज्ञान और या संख्याओं का ज्ञान, इस तरीके से। उसके बाद वो फर्स्ट और सेकंड क्लास भी इसी स्टेज में पार करेगा, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद जो अगली स्टेज है उसमें हम 3rd 4th 5th उसके ऊपर काम होगा, उसकी बेसिक चीज़ों के ऊपर। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंग्वेज के ऊपर 3 लैंग्वेज फार्मूला है। उसके अंदर पहला है कि मदर टंग, उसके बाद आपकी जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश तो है ही, उसके बाद आप 3rd लैंग्वेज जो भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर हिंदी है तो हिंदी, लोकल लैंग्वेज आपको पता ही है भाई, मराठी है या जो गुजराती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज, मतलब मदर टंग बोलेंगे। उसके बाद आप एक इंग्लिश होगी और एक 3rd लैंग्वेज आपको लेनी होगी। उसके बाद फिर आप अगली जो स्टेज है वो सबसे मेन है 6th to 8th की स्टेज। उसके अंदर एक सब्जेक्ट ऐड किया गया वोकेशनल। वो पहले भी होते थे, लेकिन अब सरकार उसके ऊपर ये बोल रही है कि वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चे के पास होना चाहिए। वोकेशनल में क्या है कि बच्चा पेंटिंग, ड्राइंग या कुम्हार के पास जाके गड़े बनाना या कारपेंटर के पास जाना, वो सारी बेसिक चीज़ें हैं। और उसमें उसको क्या करना है, इंटर्नशिप भी करनी है। एक वो छुट्टियों में करे या टीचर के साथ करे या स्कूल बैगलेस होके बच्चों को इसके लिए प्रेरित करे। क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य है कि बच्चा जब स्कूल से निकले तो उसके पास कम से कम एक स्किल हो, कम से कम एक स्किल हो। उसके बाद फिर 9th से 12th की जो लास्ट स्टेज है उसमें स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। साइंस को ख़त्म कर दिया, आर्ट और कॉमर्स को। क्योंकि मैं ये देखता हूँ और पर्सनल खुद भी साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मेरा अनुभव है कि जो हमारे समाज के क्रीमी लेयर बच्चे होते हैं, टॉप लेयर बच्चे होते हैं, जिनको हम ब्रिलियंट बोलते हैं या इंटेलिजेंट बोलते हैं, उनके ऊपर सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है कि आपको साइंस लेनी है। और आप अजय जी बखूबी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस वाले बच्चे ही हमेशा ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते हैं। आर्ट वाले बच्चे भी, साइंस वाले बच्चे भी, और किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, वो अलग अलग फील्ड में उनके पास अलग अलग प्रतिभाएं हैं, उस तरीके से वो कामयाब हो सकते हैं। तो अब स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब आप अगर केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री के साथ अकाउंट पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा जो ये पॉडकास्ट आपके साथ करने का उद्देश्य रहा है, बातें मैं वही बोलूँगा जो सोशल मीडिया पे हैं, जो हम अनेकों वीडियो में सुन सकते हैं। ध्रुव राठी जी हैं या कोई भी जो एजुकेटर हैं जो समाज को अवेयर करना चाहते हैं, बातें वही हैं। लेकिन उनकी बातें हमारे ग्रामीण अंचल में, हमारे आसपास के लोग या हमारे गांव देहात के लोग उनकी बातों तक नहीं पहुंच पाते या उनसे उस तरीके से नहीं जुड़ पाते जिस तरीके से वो हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि आप भी आसपास के क्षेत्र से भली बात परिचित हैं और मैं ज़्यादा नहीं तो गाँव के 2-4 जो आसपास के गांव हैं उनसे भी मैं परिचित हूँ। तो मेरा पूरा उद्देश्य ये है कि उनकी बातें या रिसर्च या एजुकेशन पॉलिसी या जो मैंने सीखा है वो सारी बातें मैं पेरेंट्स से, टीचर से, बच्चों से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करूँ, ताकि बच्चे इस चीज़ से बाहर निकलें कि नीट, IIT या गवर्नमेंट सेक्टर ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यही बस ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपका ही दूं। अब आपसे पहले गांव में कोई नहीं था जिसने इस तरीके से वह पत्रकारिता को अपना कैरियर चुना हो।
और इसके लिए मेरे पास सबूत भी है जो मैंने इकट्ठा किए हैं। हमारी जो एजुकेशन में हमारी जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आज भी ऐसी मास्टर डिग्री है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिनके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो आर्ट्स की कोई हो, संगीत की हो, हाँ फाइन आर्ट्स हो या म्यूजिक हो, उनमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। कारण क्या है पता है यूनिवर्सिटी को कि इनमें सीटें भी पूरी नहीं होती। अब जैसे मास कम्युनिकेशन की अगर 60 सीटें हैं तो 60 बच्चे भी पूरे नहीं होते। अब टेस्ट रख के क्या करेंगे? तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि समाज में पेरेंट्स में इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि आप जो बंदी बधाई चीज़ें हैं, जो परंपरागत हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें, हाँ जो परिपाटी बनी हुई है, उस चीज़ों से बाहर आके अभी 21वीं सदी में अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ और सारे जो सोसाइटी में इतने नए नए हम प्रोफेशन जो क्रिएट हुए हैं उनमें, हाँ जो इनोवेशन हुए हैं या जो नई चीज़ें आई हैं उनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करिए। मेरा उद्देश्य है इस पॉडकास्ट का। आपने इससे पहले जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आए थे, प्राइवेट सेक्टर का भी आपको तजुर्बा है, निजी तौर पर शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं, अभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। दोनों की कमियों का, अच्छी चीज़ों का आपको पता है। जी। अब आपकी भूमिका क्या रहेगी उनमें? देखिए, जैसा मैंने प्राइवेट सेक्टर में देखा है, प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है कि वहाँ अनुशासन है। अनुशासन का मतलब क्या है कि बच्चों का यूनिफॉर्म में आना, बच्चों को वेल ड्रेस में आना, और बच्चों के पेरेंट्स से माँ जो टीचर हैं उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। मतलब अगर बच्चा नहीं आ रहा तो वो कॉल करके उनसे डील करते हैं, और पेरेंट्स भी जागरूक हैं, कोऑपरेट करते हैं, वो बताते हैं कि इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेरे को फील होता है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो एक गरीब तबके से बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप खुद ही दिहाड़ी पे जाते हैं। अगर हम उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं या पूछने की कोशिश करते हैं कि बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, तो हमारी उनसे बात ही नहीं हो पाती। अब मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं कोशिश करूं किसी भी तरीके से, या आपकी इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से, भाई गांव में अगर कोई दिहाड़ीदार मजदूर भी है वो बस ये बात नोट करे कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा स्कूल में जाता है या नहीं, क्योंकि उसके बाद टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। अगर आपका बच्चा स्कूल के दरवाजे तक पहुंच गया तो आगे तो स्कूल का काम है, मैनेजमेंट का काम है या शिक्षक का काम है। लेकिन जब तक हम इस बात के लिए अवेयर नहीं होंगे कि हमें जो शिक्षा है या शिक्षा के प्रति जागृत नहीं होंगे, क्योंकि देखो मैंने एक बात देखी है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि जो पिछड़े वर्ग के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता हुए डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने क्या बोला कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उन्होंने बोला कि मूर्ति स्थापित नहीं करनी है। जो मैंने पढ़ा है या जो किताबें मैंने लिखी हैं, जो इतिहास की किताबें, उनको पढ़ो और आप क्या देखोगे, आज उनके चौक पे मूर्तियां बनी हैं या हर घर में उनकी एक फ़ोटो है, उस फोटो के ऊपर आ रहा है, लेकिन कभी भी उनके द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा हो या उनकी मुक्ति की बातें हो, गरीबी से उत्थान की बातें हो या शिक्षा से रिलेटेड बातें हो, वो किताबें मेरे को देखने को नहीं मिलती। अब मेरे हर वर्ग से यही है कि आप पहले शिक्षा के करीब जाएं। हमारे जो महान नायक हुए हैं, चाहे वो भगत सिंह हैं या वो अंबेडकर जी हैं, उनकी बातों को समझें, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ें, क्योंकि वो भी क्या बोलते हैं भगत सिंह जी कि हमारे दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारा दुश्मन वर्ग है पूंजीपति वर्ग, या जो हमारा इकोसिस्टम डिसाइड करता है। क्योंकि आप जो पहनते हैं, आप जो खाते हैं, आपको लगता है कि वो आप खा रहे हैं या आपकी वो चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले इस बात को कंडीशन करती हैं कि समाज में क्या चलेगा, वो माइंड कंडीशन करते हैं बच्चों का। उसी तरीके से जैसे आप फेसबुक लगा लो या इंस्टाग्राम लगा लो, कोई भी चीज़ है किसी भी तरीके से है, मतलब पूंजीपति वर्ग ही इसको काबू करके चलता है। तो हमारा ये है कि सबसे पहले कि जो बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुँचे। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि उनको एक डर रहता है कि अगर हम बच्चे का रियल रिजल्ट देंगे तो क्या पता माँ बाप हमारे पास से बच्चे को हटा ले। लेकिन उनको इस बात के लिए हौसला करना चाहिए। बल्कि मैं उनको एक बात बोलूँगा, बड़ी बात है, टीचर होने के नाते स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। एक ब्यूटीफुल माइंड फिल्म का डायलॉग है कि जब एक बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम फेल होता है, टीचर फेल होता है, आसपास का इकोसिस्टम फेल होता है। तो हर
उस संस्था को ये प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है किसी भी तरीके से, मतलब या किसी सब्जेक्ट में पीछे है, तो वो अपने अंदर झांके, वो इस दौड़ में ना दौड़े कि उस स्कूल ने अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाया है तो हम भी अच्छा रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, हम भी 96-97% नंबर देंगे। नकल फ्री आप एजुकेशन करवाइए, मतलब पेपर आप करवाइए, मतलब एग्जाम करवाइए। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि माँ बाप क्या करेंगे। अगर आप माँ बाप के साथ तालमेल बिठा के चलेंगे तो अच्छा होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा यही है कि हम सबसे पहले तो ये प्रयास करें हमारी टीम के साथ मिलके कि बच्चे स्कूल तक पहुँचें, और दूसरा ये प्रयास करें कि किसी भी तरीके से हम जो बच्चे को मेंटली हरास करते हैं, मतलब वो फिजिकली हो या टोंट के तरीके से जैसे कमेंट करते हैं टीचर, तो किसी न किसी तरीके से टीचर को अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चा उनसे दूर ना जाके उनके पास आए। ये सारे सुधार हमें दोनों संस्था में करने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। और सबसे बेसिक चीज़ अब क्या है कि मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, सबसे पहली बेसिक चीज़ ये है कि बच्चा जिस माध्यम में पढ़ रहा है उसकी लैंग्वेज पे कमांड हो। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने अब तो पहले भी इस बात के बारे में डिस्कस किया है कि बच्चों की इंग्लिश के ऊपर कमांड नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम का जो बोझ है वो लगातार ढोए जा रहे हैं। तो ये बात पेरेंट्स को भी मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश मीडियम से ही बच्चे कामयाब होंगे। बच्चे को सबसे पहली बात है कि ज्ञान पहुँचना चाहिए। जैसे अपने एक 12th फेल मूवी आई है, जिनके ऊपर वो मूवी आई है वो एक अधिकारी हैं, IPS अधिकारी। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि सर, मतलब उनसे कहा गया कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, और आप लोगों से डील कैसे करोगे या पॉलिसी से कैसे डील करोगे, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, जो आपको भी पता होगा कि जो हमारे इंडिया की लैंग्वेज है, मतलब जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो हम उसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोलते हैं वो इंग्लिश है। तो उन्होंने कहा सर मेरे को पानी दो, उन्होंने उसको पानी दे दिया। वो बोला सर कांच के गिलास में नहीं, मुझे स्टील के गिलास में पानी दो। तो सामने वाले ने बोला कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि पानी कांच के गिलास में है स्टील के गिलास में, आपको तो पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर मैं भी यही कह रहा हूँ, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मीडियम कैसा है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ या हिंदी मीडियम से। बात है मेरी नीयत पे कि मेरे को सिस्टम सुधारना है, तो मेरी नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर नीयत से काम करूँगा तो सिस्टम सुधरेगा। बात सिर्फ यही है कि अगर हम मीडियम की जो ये सीमाएं हैं इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं तो हम एक अच्छा जो माहौल है वो दे पाते हैं। और दूसरी चीज़ है इकोसिस्टम। आप सोशल मीडिया लगा लीजिए, मास मीडिया लगा लीजिए, या हमारे रिलेटिव लगा लीजिए, या हमारा घर का माहौल लगा लीजिए। हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि हमें लगता ही है बस कि सिर्फ यही है, IIT कर लो, नीट कर लो या गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ। आपको पता है कि अगर ग्रुप डी के फॉर्म निकलते हैं, अगर 1000 पोस्ट निकलती हैं तो 1 करोड़ फॉर्म आते हैं। अब पोस्ट तो 1000 ही हैं, लेकिन बाकी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब गवर्नमेंट जॉब है ही इतनी। और दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको नीड है, लेकिन आप ये बात भी देखें कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हो रियल में वहाँ जाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप ये लगाओ, एक लिपि की पोस्ट है, एक क्लर्क की पोस्ट है, उनका काम क्या है? उनका काम है डाटा हैंडलिंग का। कि जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे स्कूल में जो हमारे क्लर्क हैं उनकी पोस्ट है कि वो सैलरी बनाते हैं, या स्कूल में जो भी रिकॉर्ड है वो मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको कागज़ों से प्यार है, डाटा मैनेज में आपको प्यार है, तो आप बनिए क्लर्क। अगर आपको नहीं प्यार है तो आप उबेंगे, और उबेंगे तो उससे सिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं रियल में टीचर बनना चाहता था, अगर मेरे को लगता है कि मैं सोसाइटी में टीचर बन के समाज का भला कर सकता हूँ, तो ही मुझे टीचिंग लाइन में आना चाहिए। अगर मेरे अंदर उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, बस मेरे अंदर एक भावना है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आसान है, ईजी है, वहाँ पे बंदी बंधाई सैलरी है और मैं सुस्ता सकता हूँ, मेरी सिक्योरिटी ख़त्म होगी, फ्यूचर की सारी समस्याएं ख़त्म होगी, मेडिकल मुझे मिलता है। मतलब कुल मिलाकर अगर मेरे अंदर एक धारणा है कि समाज में मेरी रिस्पेक्ट होगी, शादी होगी, ये सारी चीज़ें अगर मेरे मतलब दिमाग में रखता हूँ, तो ये मैं एक बहुत गलत मैं जी रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ये बात रखनी है कि अगर मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में रियल में जाना है तो मेरे को उस सेक्टर से प्यार होना चाहिए। मतलब मेरे को ये होना चाहिए कि मेरे माध्यम से
समाज का भला हो। अब जैसे सबसे ज़्यादा है हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो यही इंटरव्यू में कह के आते हैं कि आईएएस अधिकारी आईपीएस की पोस्ट ही ऐसी है जिससे हम रिफॉर्म लाएंगे, हम समाज को बदलेंगे। लेकिन हो क्या पाता है कि उनमें से कुछ ही चुनिंदा ही हैं जो समाज को बदलते हैं, वरना वो उसी लाइन में चलते रहते हैं, वही एमएलए एमपी की बातें मानते रहते हैं, वही एक पॉलिसी को ढोते रहते हैं जो लगातार इतनी सालों से ढोई गई है। मतलब कोई भी पद से हट के समाज का भला नहीं करता। तो मेरा तो सभी से माध्यम ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी आना है तो पहले ये डिसाइड करें कि आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हो रियल में आपकी वहाँ रुचि है या नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर में आप लोगों का भला कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी पोस्ट है। अब हमने सीटी देखा, हरियाणा में सीटी है, तो उसमें इतने डिपार्टमेंट हैं। तो अगर आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई भी हो, तो फिर ये आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो और आप समाज के साथ भी गलत कर रहे हो। क्योंकि आप वहाँ जाके या तो करप्शन करोगे या आप ड्यूटी नहीं करोगे। ड्यूटी नहीं करोगे तब भी नुकसान है, करप्शन करोगे तब भी नुकसान है। आप सिर्फ तब जाइए जब आप वहाँ पर उस प्रोफेशन से प्यार करते हुए समाज का भला कर पा रहे। आईआईटी हो या नीट हो, डॉक्टर भी तभी बनिए जब आप समाज का भला करना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में एक बात है कि नीट की जो कोचिंग है उस पर 2-3 लाख लगाऊंगा और फिर 5 साल MBBS करके वहाँ 10-15 लाख लगाऊंगा और उसके बाद अपना हॉस्पिटल खोल लूँगा, या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाके मोटी जो ये है मतलब दवाइयों से या सैलरी से या मैं बाहर से दवाइयाँ बेच के या किसी भी तरीके से मतलब मैं पैसे के लिए, अगर वही बात पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैं बच्चे पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चे पे 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इस कोर्स के बाद अगर ये 15 लाख देगा तब तो मैं इन्वेस्ट करूँ, वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करूँ, ये बहुत गलत बात है। आप बच्चे की स्किल के ऊपर काम करो। अगर बच्चे को पसंद है, आप 3 इडियट देखो, हमारी ब्लॉकबस्टर मूवी है, सारे उसको पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, उसमें यही तो कहा गया है कि जो आप इंटरेस्ट है उसके पीछे जाइए। लेकिन हम देखते हैं कि सोसाइटी बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। वो उसी चीज़ में आज भी बस वही 4 चीज़ें हैं कि हमें या तो UPSC करना है, हमें या नीट करना है, या IIT करना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर बनना हो या सोशल मीडिया के माध्यम से बनना हो या पेंटर बनना हो या किसी भी प्रकार की आपकी जो कला है आप उसमें जाइए, आप बेस्ट कर पाएंगे। यहाँ आप मतलब बात करते करते एक आदर्श शिक्षक के गुणों का भी जिक्र कर रहे थे। शिक्षक तो बहुत हैं, मगर एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए, खासकर बच्चों में एक आदर्श बनने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए अजय जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करता हूँ, जैसे मैं नई एज में टीचिंग में आया था तो मेरे अंदर ये फिजिकल पनिशमेंट की जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि टीचर के अंदर पेशेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसके अंदर धैर्य नहीं है, अगर वो ये समझ नहीं पा रहा कि जो बच्चा है वो एक मिट्टी का घड़ा है, उसको किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं, अगर वो इस तरीके से नहीं समझ पा रहा, बच्चे की भावना को नहीं समझ पा रहा। क्योंकि एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि अगर टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो बच्चा किस तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ेगा। अगर टीचर हर एक बच्चे को मॉनिटर नहीं कर पा रहा या किसी भी तरीके से उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा उस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो फिर वो टीचर इस प्रोफेशन में मतलब इस तरीके से आने में मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो यही होता है कि 12th कर ली या नॉर्मल BA कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी को टीच करेंगे। या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कि उनको सस्ते टीचर मिल जाते हैं इसलिए वो उनको लगा लेते हैं। लेकिन वही बात में दोबारा से आ जाती है कि टीचर जो हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट है तो वो तो एक तरीके से ही प्रोसेस से ही टीचर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मेरे आसपास के सभी स्कूलों से निवेदन है मैनेजमेंट से कि प्राइमरी में तो वेल क्वालिफाइड बिल्कुल अच्छे टीचर हों जिनकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो। क्योंकि जो बच्चे प्राइमरी में हैं अगर वो अच्छे से लैंग्वेज सीख पाते हैं, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो अच्छे से सिर्फ लैंग्वेज सीख पाते हैं, हिंदी है या इंग्लिश है, तो वही रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस क्या है, लैंग्वेज ही है। अगर मैं कोई डेफिनेशन बोल लूँ, बल किसे कहते हैं या परमाणु किसे कहते हैं या कोशिका किसे कहते हैं, तो एक भाषा के माध्यम से ही मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा। सेल किसे कहते हैं, अगर मेरी भाषा पे कमांड होगी, मेरी वोकैब अच्छी होगी, मेरे पास शब्द भंडार होगा, तो प्राइमरी टीचर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के ऊपर काम करते हुए, शब्दों के भंडार के ऊपर काम करते हुए
इसको अच्छे से लें। और दूसरी चीज़ है कि वो अपने अंदर इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से बिठा लें कि अगर आप टीचर बनने हैं तो आप दूसरी माँ हैं। जिस प्रकार एक माँ के अंदर बिल्कुल पेशेंस होता है, धैर्य होता है, बच्चे को वो बार बार गलती कर करके ही सिखा, मतलब बच्चा गलती कर रहा है उसको सिखाती है, बताती है कि ये गलती मत कर, इस तरीके से कर। उबती नहीं है वो, उबती नहीं है वो। अगर वो उब रहा है, मतलब टीचर है, वो बच्चे को उसी तरीके से पढ़ा पा रहा है जिस तरीके से आपने बोला कि माँ उबती नहीं है, वो उसी भावना से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल वो एक अच्छा टीचर होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी क्लास लगाने का इतना मन करता है, मतलब वो ऑनलाइन माध्यमों, जैसे खान सर हैं इतने फेमस हैं, फिजिक्स वाला इतने फेमस हैं, विकास जी कीर्ति है, वो क्यों फेमस है? क्योंकि उनका जो मेथड है वो इतना अच्छा है कि बच्चों को आनंद आता है। लेकिन जो कुछ टीचर हैं, मतलब टीचर की जॉब, अब जापान है, जापान में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, टीचर की सबसे ज़्यादा सैलरी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सैलरी अच्छी हो, लेकिन फिर हम आदर्श टीचर नहीं बनना चाहते। तो टीचर तो वो प्रोफेशन है, मतलब मैंने आपको वही बात बोली कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप इंटरेस्ट के साथ जाइए, लेकिन सबसे प्रायोरिटी टीचर तो वो पद है भाई, बिल्कुल आप 100% ही आपके मन में ये भावना है कि हाँ मुझे टीचर बन के सोसाइटी का भला करना है, बिल्कुल तभी फॉर्म भरिए, वरना आप इस लाइन में मत आइए। मतलब क्योंकि इससे आप देश का निर्माण कर रहे हैं, आप देश की रीढ़ की हड्डी तैयार कर रहे हैं। अगर आप यहाँ कमज़ोर रह गए तो हमारा देश कमज़ोर रह जाएगा। और इसमें ये नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात के लिए मेंशन भी किया गया है कि एक अलग से प्रोग्राम होगा, अलग से ट्रेनिंग होगी टीचर को, मतलब जो बिल्कुल काबिलियत होंगे, अच्छी सी जिनके अंदर काबिलियत होगी उनको टीचर लगाया जाएगा। मतलब ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि 2030 तक हम ऐसा इकोसिस्टम बना पाएंगे कि टीचर भी अच्छे होंगे और ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो ग्राउंड पे होगी। तो उम्मीद है कि 2030 के बाद हम एक नया इंडिया देखेंगे, जैसा मैंने एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है। एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हम बच्चों को स्किल देंगे, और स्किल दे दी तो बेरोजगारी खत्म होगी, तो बाद में ये बातें नहीं आएंगी। तो उम्मीद है कि हम 2030 के बाद एक नया इंडिया देखेंगे, अगर वो सारी बातें ग्राउंड पे होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। हाँ, जो अगर वो एग्जीक्यूट होंगी तो। शिक्षक की क्वालिटीज का जिक्र किया, तो एक आदर्श बच्चे में क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और वो हो क्यों नहीं पाती फिर आजकल? बच्चे में सबसे बड़ी बात है, या कितने लोगों ने बोला भी है कि बच्चे के अंदर तो सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, जिज्ञासा। वो क्यूरियस होना चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि आज मेरे को स्कूल में जाना है तो मेरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो तो बस एक हर पल इस बात से भरा हो कि मेरे को कुछ नया सीखना है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो जिस एजुकेशन में वो जा रहा है उसको ये लग रहा है कि इस एजुकेशन का उसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। हम इतनी सोशल मीडिया वीडियो देखते हैं कि मैंने साइन थीटा पढ़ा, कोस थीटा पढ़ा, टेंजेंट थीटा पढ़ा, ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है। अब अगर हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाते हैं, या टीचर, देखो ये बात मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, एक बच्चे को तैयार करने में सबसे पहला फैमिली का, उसके बाद उसके रिलेटिव का, फिर स्कूल का, मैनेजमेंट का, टीचर का, मतलब पूरे एक इकोसिस्टम का रोल है। आज के ज़माने में अगर बोल रहे हैं सोशल मीडिया का, फ़ोन का, तो हर चीज़ का रोल है। अगर हर चीज़ उसको सिर्फ ये समझाने में कामयाब होगी कि जो ये आप सीख रहे हो इससे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लेनी, इससे आपको नीट नहीं क्लियर करना, IIT नहीं करनी, इससे आपका जीवन बनेगा। अब आप देखो, आपने मास कम्युनिकेशन किया, आपने जो सीखा आप डेली जी रहे हो। अब जैसे कोई नर्सिंग ऑफिसर है, या जो कोई स्टाफ नर्स है, वो क्या कर रहा है? जो उसने कोर्स किया है वही डेली मरीजों के साथ वही ट्रीटमेंट उसको देना है। अगर रियल में उसने वो जो कोर्स किया था प्रोफेशनल, और वही ज़िंदगी में वो कर रही है, उसने सीखा ही था कि फर्स्ट एड क्या होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्या 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 चीज़ें करनी है। तो अगर हम बच्चों को ये चीज़ समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि एजुकेशन कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, एजुकेशन कोई डिग्री लेने के लिए नहीं है, एजुकेशन जीवन है, शिक्षा लाइफ है। शिक्षा ही, मतलब आप जब से आप जन्मे हो और जब आपकी मृत्यु होगी, आप पूरे जीवन शिक्षा ही ग्रहण करते रहते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिक्षक होते हैं, वो हमेशा ही बच्चों से शिक्ष रहते हैं, लोगों से शिक्ष रहते हैं। अगर एक बच्चा ये डिसाइड करे, या हमारा पूरा इकोसिस्टम उसको ये बात समझाने में कामयाब हो, चाहे वो मूवी हो या मतलब आप कुछ भी लगा लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी है, अगर वो ये समझाने में कामयाब हो कि एजुकेशन आपका जीवन है, और वो
उसको समझाने में कामयाब हो कि इस फील्ड में इस तरीके से आप या ये चीज़ प्राप्त कर सकते हो, तो 100% बच्चा जिज्ञासा से भरेगा और वो स्कूल में पूरे चाव से जाएगा और स्कूल में वो शिक्षक से क्वेश्चन करेगा। दूसरा गुण, आपसे बातों बातों में पता लग गया कि दूसरा गुण है विद्यार्थी का क्वेश्चनिंग। अगर एक बच्चा अच्छे से प्रश्न पूछता है, वो मतलब इस चीज़ में डरता नहीं कि सामने टीचर है। देखो मैं मानता हूँ कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भी करना चाहिए। अगर आप इस बात के लिए डरते हो कि टीचर मुझे डांटेगा और आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तर्क करते रहना चाहिए, तर्क करते रहना चाहिए, सवाल करते रहना चाहिए। जैसा एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच लानी है, अंधविश्वासों को दूर करना है। अब वो जमाना चला गया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ अनहोनी होगी, या वो जमाना चला गया कि आज हम भी देखते हैं कि गाड़ी के टायर पे हमारी माताएं, हमारी बहनें दोबारा आज भी वो पानी डाल रही हैं। उनके पीछे उनके पीछे कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है कि गाड़ी जो होती थी वो लकड़ी की होती थी और उनके ऊपर लोहे का जो चक्र होता था, उसको गर्मियों में गर्म होता था, ठंडा करने के लिए वो डाला जाता था। तो बच्चे अगर साइंटिफिक तक पहुंचने में आसानी रहे, बिल्कुल, अगर वो साइंटिफिक तरीके से बच्चे सोचेंगे, वो टेम्परामेंट आएगा। तो वो दो ही चीज़ों से आ सकता है, पहले वो पूरा जिज्ञासा से भरा हो, स्कूल में जाए, और दूसरा वो टीचर से क्वेश्चनिंग करे। और यहाँ मेरी टीचर से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसको बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल पेशेंस के साथ उसको जवाब दे, ताकि वो बच्चा इन फ्यूचर भी उसकी जो वो नेचुरल पावर है क्वेश्चन पूछने की, वो दबे ना। क्योंकि अगर कोई टीचर किसी भी तरीके से उसको दबा देता है या कह देता है बाद में बताएंगे, चलो वो भी ठीक है, बाद में बताएंगे, लेकिन बाद में बताएं उसको, इसी इग्नोर ना करें। और वही बात है, टीचर प्लीज वही इस प्रोफेशन में आए जो रुचि कर हों, जो बच्चों को सिखा सके, बता सके, पेशेंस हो जिनके अंदर, वो आए इसमें। आपने सही बात कही सर, और यही सवाल अब आगे कुछ पेरेंट्स का है। अक्सर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि बच्चे मोबाइल की डिमांड करते हैं, तो किस एज में उनको मोबाइल दिलवाएं या किस कक्षा में उनको मोबाइल दिलवाना सही रहता है, और अगर लत पड़ जाए किसी बच्चे को या हैबिचुअल हो जाए तो उससे वो डील कैसे करें पेरेंट्स? बिल्कुल, देखिए अब मैं इस बारे में कहूँगा कि इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं कि इस एज में दिलवाएं, क्योंकि देखो आज हम ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जिनकी एज 40 हो गई है, लेकिन वो खुद अच्छे तरीके से मोबाइल का यूज़ नहीं करना जानते, वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो एज तो डिसाइड नहीं करेगी कि मोबाइल कब दिलवाएं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करेगी कि बच्चे की जो सीखने की ललक है या बच्चे की जो मैच्योरिटी है, जिसको समझ बोलते हैं, जो उसको डील करना आ गया संसाधनों को। हमेशा हमारे पूर्वजों ने भी हमें यही सिखाया है कि हमारे पास जो संसाधन है, हमें उनका अच्छा और बुरा दोनों पहलू जब पता होंगे तब हम उसको अच्छा से डील करना सीख लेंगे। बस एक बात है, अगर बच्चा अच्छे से संसाधन की खूबियों को और खामियों को दोनों को अच्छे से डील कर ले, और आप समझ पा रहे हैं कि अब ये सक्षम है अच्छा और बुरा के लिए, तब उसको दे। अगर जब तक उसको ये पता नहीं, अब आपको खुद ही नहीं पता कि मोबाइल आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है, या आपको इंस्टाग्राम पे या आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पे आपको क्या देखना चाहिए या क्या नहीं देखना चाहिए, अगर आपको खुद ही नहीं पता, तो आप खुद भी उस एज में नहीं है कि आप मोबाइल लें, तो आप बच्चे को कैसे बता पाएंगे कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बोलो, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि अगर बच्चा समझ जाता है संसाधनों का प्रयोग करना। अब इसके लिए अगर हम एक टॉपिक ऐड करें छोटा सा, बिल्कुल, अब जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, हमने मानव जाति ने इन्वायरमेंट के साथ जितना खिलवाड़ किया है आज तक किसी ने नहीं किया। कारण हुआ कि जो साइंटिफिक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो भी खोजें की तो वे इसलिए कि ताकि मानव की भलाई हो, नेचर की भलाई हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्होंने उनका दुरुपयोग कर लिया, कि वो आप कुछ भी लगा लीजिए, किसी भी चीज़ से लगा लीजिए कि उन्होंने उस चीज़ का दुरुपयोग कर लिया। अब जैसे आप लगा लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिनके अंदर प्लास्टिक बनाई जाती है, या प्लास्टिक बनाई तो इसलिए थी ताकि वो हल्की है, ताकि वो मतलब कुछ चीज़ों को रिप्लेस करे। लेकिन अगर आप उसका हर जगह प्रयोग करोगे, पानी की बोतल में प्रयोग करोगे, आप पैकिंग के लिए प्रयोग करोगे, या पॉलीथीन में प्रयोग करोगे, मतलब अलग तो, लेकिन वो ना बायोडिग्रेडेबल है, वो मतलब नेचर में डिस्पोज नहीं हो सकती, तो फिर वो समस्याएं पैदा करेंगी। अब जैसे हमने गाड़ियाँ बनाई, लेकिन हमने इस तरीके से बनाई थी ताकि लोगों को सुविधा हो,
और आज भी सरकारें बोलती हैं कि ठीक है हमने संसाधन बनाए, लेकिन आप ज़्यादातर गवर्नमेंट चीज़ों का प्रयोग करो, गवर्नमेंट संसाधनों का प्रयोग करो, लेकिन हम नहीं कर रहे। हमारे पास आज निजी साधन इतने हो गए जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी होगी, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं बादल फट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है, गर्मी बेताब बढ़ रही है। तो ये क्या है, संसाधन तो हैं लेकिन हमें उनका अच्छे विवेक से, अच्छी समझ के साथ प्रयोग करना नहीं आया। तो वही मैं आपके क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ कि मोबाइल फ़ोन तभी यूज करें जब बच्चे के अंदर विवेक या समझ आ जाती है। क्योंकि मैंने देखा अभी नीट में हाल ही में एक बच्चा है जो मोबाइल फ़ोन कवर बेचता था और उसने बेचते बेचते मोबाइल की सहायता से फिजिक्स वाले से कोर्स लेके नीट क्रैक कर दिया। संसाधन तो उसने भी लिया, उम्र उसकी भी 18-19 साल है, लेकिन हम देखते हैं 18-19 साल में हमारे गांव के बच्चे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, चैट करते हैं, उनको मतलब एक अलग ही रास्ते पे चले जाते हैं। तो उम्र इस बात के लिए सही नहीं है। बस ये है कि अपना इकोसिस्टम, समाज, पेरेंट्स, स्कूल, मैनेजमेंट जब इस बात में सक्षम हो जाएंगी बच्चे को समझाना कि किस तरीके से हमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, नई संसाधनों का प्रयोग करना है, उस समय आप उसको वो चीज़ दे सकते हैं। और प्रयोग कैसे करना है, मतलब किस तरीके से उस चीज़ को प्रयोग करना है, तो मैं यही कहूँगा जैसी आपकी रुचि है उसी तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई अब कितनी खबरें आती हैं कि बच्चे ने फ़ोन के माध्यम से IAS क्लियर किया, UPSC क्लियर किया, या अच्छा पेंटर बना, अच्छा डांसर बना, अच्छा सिंगर बना, मतलब उसने अच्छी स्किलें सीखी। तो जैसी आपकी स्किल है उसमें रुचि है, आप टाइम वेस्ट ना करके, रील ना देख के या गंद ना देख के आप फ़ोन का अच्छा सदुपयोग करें। टीन एज जो होती है सर, बच्चा सबसे ज़्यादा चंचल इसी एज में होता है और पेरेंट्स, टीन एज जिसको हिंदी में बोलते हैं, किशोरावस्था, हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी टाइम पर आती है कि वो बच्चे से डील कैसे करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और सॉरी नया शब्द जिसको वो बड़ा, पेरेंटिंग कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो किशोरावस्था में माँ बाप कैसे बच्चे की पेरेंटिंग करें, उसको सही दोस्तों का चुनाव करना कैसे सिखाएं, आप बताएं। इसके लिए मैं अजय जी सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो ये एज है इसमें साइंस कहती है कि इस एज में आपके अंदर हार्मोन सबसे ज़्यादा सीक्रेट होते हैं आपके अलग अलग ग्लैंड से। वो किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए, चाहे वो आपका एंड्रोलिन ग्लैंड से हो या टेस्टोस्टेरोन हो, मतलब कितने भी प्रकार के हार्मोन है वो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये उम्र क्रांति की उम्र होती है। इस उम्र में बच्चे को टोका टोकी ज़्यादा पसंद नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो क्या कर रहा है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा ही अवेयर रहने के चक्कर में बच्चे को हर चीज़ पे टोकते हैं और जिससे वो बच्चा पेरेंट्स को अपना दुश्मन मानने लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको वहाँ पे उसकी टोका टोकी कम करनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना उसके साथ। दूसरी बात ये है कि आपको उसके साथ डेली जितना भी आपके पास समय है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा है, डेली आप उससे बैठें और पढ़ाई से हट कर बातें करें। मतलब उन चीज़ों से हट के बातें करें जिन चीज़ों पे वो आप बात करना पसंद नहीं करता, ताकि वो आपसे अपनी बातें शेयर करना शुरू करे। शेयर करना शुरू करेगा तो वो आप में ही अपना के दोस्त देखेगा, और आप में ही दोस्त देखेगा तो आपसे अच्छी चीज़ें भी बताएगा, बुरी चीज़ें बताएगा। अगर आपको बुरी कुछ चीज़ें बताएं आप उसको सुधार करके बता दें, अच्छी बता रहा है तो आप उसको शाबाशी दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, बार बार आप उसको टोकेंगे, तो वो आपको दुश्मन मान के बाहर समाज में अपना एक दोस्त खोजेगा। और वो समाज पे डिपेंड करता है कि वहाँ उसको कैसा दोस्त मिलेगा। वो दोस्त उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, वो दोस्त उसके लिए बुरा भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरी सोसाइटी गलत है, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन एक संभावना ये भी रहती है ना कि उसको दोस्त नेगेटिव मिले, उसको पथ से भटका दें और फिर वो आपसे हमेशा ही दूर होता जाएगा। और उसको समझ कब आएगी, जब वो उस एज को पार कर चुका होगा। तो पहली चीज़ है कि टोका टाकी कम करें। दूसरी चीज़ है कि डेली उससे बात करें और ऐसे विषयों से हट के बात करें, मतलब जिन पर वो पसंद नहीं करता। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे से माँ बाप यही बातें करते हैं, स्कूल में क्या काम दिया, क्या टेस्ट था, क्या नंबर आए, क्या रिजल्ट आए, क्योंकि उसको पता है वही 8 घंटे वो स्कूल से ही आया है, टेस्ट दे के आया है। बार बार आप उस चीज़ से बात करोगे तो आपका मन, बच्चे का मन पीछे ही हटेगा। आप उसके साथ वॉक पे चले जाएं, उससे नेचर के बारे में बात करें या और सारी चीज़ों के, कितनी सारी चीज़ें हैं, बस आप उसको अपने पास रखें, मतलब क्लोज रखें, वो आपकी आत्मा के पास हो, ताकि वो आपसे हर चीज़ें शेयर करे। और जिस टाइम भी उसको लगेगा कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, या क्लास में गलत हो रहा है, या सोसाइटी में कोई दोस्त है उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, वो आपको बताएगा और आप उसका साथ देंगे।
एक अच्छे दोस्त की भूमिका भी आपकी होगी और एक अच्छे माँ बाप की भूमिका भी आपकी होगी उस समय में। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, आपने हमें समय दिया। ठीक है, धन्यवाद। तो मनदीप कुंडू मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद थे और उम्मीद है इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शक, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, वो सब इन सब बातों को पॉजिटिवली लेंगे और एक सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए एक बेहतर समाज निर्माण में हम सबकी मदद करेंगे, क्योंकि हम सबकी भूमिका इसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया।